आई गेस इन 2018 मार्च में पेपर लीक वाला इंसिडेंट हुआ था और वो बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा इशू हो गया। मुझे जो प्रभावित किया वो एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है। 2 साल तक पीयूष गोयल को ये गलतफहमी रही कि मैं प्रधानमंत्री के नजदीक हूँ। मैं बड़े बल्ले बल्ले आराम से काम किया मैंने। अपार्ट फ्रॉम योर डेजिग्नेशन कि आप एक आईएएस ऑफिसर रहे, आपने बुक्स लिखी, आपने आपकी बुक नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट वो ट्रेंडिंग रही एक टाइम पे अमेजोन में। सो ये सारी चीज़ें करने के बाद देन यू स्टार्टेड नेक्सस ऑफ गुड ऑल्सो। बट अगर इन सारी डेजिग्नेशंस को हम हटाएं और पूछें कि अनिल स्वरूप एज अ पर्सन कौन है? मैं आज जो हूँ वो स्कूल की वजह से हूँ। शायद मेरे स्कूल अगर ठीक नहीं होते तो मैं शायद जहाँ पर पहुँचा हूँ वहाँ नहीं पहुँच पाता। तो अगर गवर्नमेंट में काम करना है और बिना नजराना और शुक्राना के कोई काम करना चाहता है तरीके से, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख करके की जा सकती है? क्या हर्डल्स होते हैं? पहले तो मैं सरकार के अंदर की बता देता हूँ। सरकार में कई लोग ऐसे हैं जो कि करप्शन के अगेंस्ट हैं। मैं आजकल भी बच्चों को बताता हूँ कि फोकस की है सक्सेस का। Thank you, sir. Thank you for accepting our invitation and welcome to Mind Mingle podcast. And very good to see you again with us. Look forward to this conversation. So, sir, हम start करेंगे जैसे everybody knows you. You've been to many podcasts already. You keep writing, and most of our audience also knows because you've been education secretary already. So, apart from your designation, कि आप एक IAS ऑफिसर रहे, आपने बुक्स लिखी, आपने आपकी बुक सिविल सर्वेंट जो है, नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट, वो ट्रेंडिंग रही एक टाइम पे अमेजोन में। सो ये सारी चीज़ें करने के बाद देन यू स्टार्टेड नेक्सस ऑफ गुड ऑल्सो। बट अगर इन सारी डेजिग्नेशंस को हम हटाएं और पूछें कि अनिल स्वरूप एज अ पर्सन कौन है, तो फिर आपका उसके लिए क्या जवाब होगा? मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अब स्वच्छंद रूप से जो मैं ठीक समझ रहा हूँ वो कर रहा हूँ। पहले कुछ बंदिशें थी जब सेवा में थे, जी जी। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते थे, अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जहां मन आता है वहां मैं जाता हूँ, जहां चाह होती है वहां उससे बात करता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो करता हूँ। इससे बड़ा बढ़िया फ्रीडम मैंने जीवन में कभी नहीं पाया। तो मैं जब सेवा में था तब ये समझता था वो मेरे जीवन का सबसे अच्छा पहलू है, और अब मुझे लगता है ये उससे भी बेहतर पहलू है। वाओ, ब्यूटीफुल सर। एंड सो हम मेरी हमेशा एक सवाल कॉमन रहता है सबसे कि आप एक सक्सेसफुल करियर आपने देखा, सब चीज़ें की, आपका स्कूलिंग कैसा था? बिकॉज हम स्कूल्स के साथ काम करते हैं एंड हाउ मच दैट स्कूल हैज शेप्ड यू। मतलब जो भी आप आपके करियर से कितना कनेक्टेड है कि जब आप उस टाइम पे स्कूल में थे तो आपको क्या लगता था कि मैं वही करूंगा जो आज आपने किया? मैं आज जो हूँ वो स्कूल की वजह से हूँ। शायद मेरे स्कूल अगर ठीक नहीं होते तो मैं शायद जहाँ पर पहुंचा हूँ वहाँ नहीं पहुंच पाता। और ये मेरी मंशा शुरू से ही थी, जब से मैंने होश संभाला कि मैं एक आईएएस अफसर बनूं, क्योंकि मेरे पिता चाहते थे कि मैं आईएएस अफसर बनूं। और मैंने उसी हिसाब से पहले से ही तैयारी के लिए तैयारी की। मैं अक्सर एस्पिरेंट्स को बताता हूँ कि तैयारी तो सब लोग करते हैं साल 2 साल, लेकिन आप तैयारी के लिए अगर तैयारी कर लें तो तैयारी आसान हो जाती है। उसके कई पहलू हैं जिस पे मैंने विचार किया, कार्य किया, और वो जो शेपिंग हुई वो मेरी स्कूल और कॉलेजेस में हुई। वहां पर मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारा, अपनी अंडरस्टैंडिंग को सुधारा, अपने कॉम्प्रिहेंशन को सुधारा, हमने अपनी नॉलेज को सुधारा, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाया। ये सब चीजें सामान्य कुछ क्वालिटीज थी। और फिर मेरा ये प्रयास रहता था कि खाली पढ़ाई में अच्छा नहीं होना चाहिए, खेल में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मैंने बहुत भाग लिया। और मेरा ये मानना था शुरू से ही कि इससे थोड़ी पर्सनैलिटी राउंडेड हो जाती है। अगर आप खाली पढ़ेंगे तो शायद आपके जीवन के उन आयामों को आप शायद उतने आसानी से नहीं समझ पाएंगे। अगर आप अन्य भी कार्य करते हैं पढ़ाई के अलावा तो आसान हो जाता है। जी जी बिल्कुल। सो किस एज में आपको लगा कि मतलब कि आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं? मतलब बिकॉज मैं उस टाइम तो बहुत, मुझे याद है 11 वर्ष का मैं था, तो एक कागज मैंने देखा अपने घर पे जिसमें मेरे पिता ने लिखा था, विवरण दिया था कि क्या मैं आगे क्या करूंगा जिससे मैं आईएएस अफसर बन सकूं। उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था और पूरा उन्होंने व्यवस्था बना दी थी। उस समय तो मुझे समझ में नहीं आया क्या होता है। जी जी। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया, तो मैंने कहा कि बिल्कुल सही है सेवा मेरे लिए, और मैं उसी के लिए लग गया। तो उम्र एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं किस वर्ष में, लेकिन जीवन के आरंभ में ही मुझे समझ में आ गया था मुझे आईएएस अफसर बनना है। और कोई टीचर आप रिकॉल कर पाते हैं जो बहुत इंस्पायरिंग? बहुत सारे टीचर्स। मैं तो टीचर्स की वजह से हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कॉल्विन तालुकदार कॉलेज में एक मिस्टर वीरेंद्र शंकर होते थे जी। वो अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मैंने गणित में जिस आसानी से वो पढ़ाते थे और जितना इंटरेस्टिंग बना के बनाते थे, ऐसा टीचर मैं कभी नहीं पाया। इसके अलावा भी बहुत अच्छे थे। मिस्टर एस एन टंडन, वो अभी जीवित हैं, आजकल यूएसए में है। 90 वर्ष से अधिक की उनकी उम्र होगी। मैं उनकी वजह से बना जो बना। मिस्टर प्रभु दयालु ने फिजिक्स पढ़ाई। मिस्टर समीउल्लाह वो अब नहीं है,
इन सब के नाम मुझे याद हैं, ये मैं 50 साल पहले की बात आ रहा हूँ आपको बात। जी, जी। इन सब उनसे उन्होंने मुझे केमिस्ट्री पढ़ाई, तो मैं बड़ा ऋणी हूँ अपने गुरुओं का जो आज मैं हूँ। बिकॉज नाम याद है तो इसका मतलब इम्पैक्ट रहा है, इसलिए नाम याद है, अदरवाइज तो हम ये तो भूल ही मैं जाते हैं। स्कूल का आपको बता रहा हूँ, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी हम्म, प्रोफेसर अंबादत्त पंत, मैं भूल ही नहीं सकता इन लोगों को। हम्म, इनकी वजह से मैं हूँ जो आज हूँ। और जैसा आपने कहा कि आप यू हैव बीन टू सो मेनी अदर इंटरेस्ट आल्सो, जैसे कि स्पोर्ट्स में हाँ, आप मैं हर खेल म्यूजिक में आप बहुत रहे हो अच्छे। हाँ, तो वो तो म्यूजिक मुझे पसंद था पहले। उसके बाद जब मैं सेवा में आया, जब सर्विस में आया, तो फिर मैंने गिटार बजाना सीखा, जी, और फिर मैंने थोड़ा म्यूजिक कंपोज भी करना शुरू किया। मैं थोड़ा म्यूजिक कंपोज करता हूँ, थोड़ी कविताएं लिखता हूँ, फिर उनको म्यूजिक देता हूँ, तो बड़ा आनंद आता है। मेरे विचार से वो मेरा एक मेडिटेशन है। मैं सामान्य रूप वाला मेडिटेशन तो नहीं करता, लेकिन जब गिटार के साथ बैठता हूँ और अपना म्यूजिक बनाता हूँ, कनेक्ट विद योरसेल्फ, कनेक्ट योरसेल्फ, बिल्कुल मैं खो जाता हूँ उसमें। फिर मुझे पता नहीं रहता आसपास क्या हो रहा है, तो मेरे लिए वही मेडिटेशन है। अच्छा, इससे मुझे लग रहा है कि जैसे कॉलेज में, शायद मैंने आपकी बुक में भी पढ़ा था, कॉलेज में भी यू हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन म्यूजिक। हाँ, मैं नहीं, कॉलेज में म्यूजिक तो मैंने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। वो तो एक वाकया मैंने अपनी पुस्तक में लिखा कि मैं समझता था कि मैं अच्छा गाता हूँ, yes, और yes. उसी संदर्भ में मैंने अपना नाम दे दिया। जी। मैं गया हुआ था IIT कानपुर के कल्चरल एनुअल फेस्टिवल में। गया तो डिबेटर के रूप में था, लेकिन एक दिन पूर्व डिबेट से म्यूजिक कंपटीशन भी था। जैसे सबके साथ होता है, मेरे साथ भी था। मैं समझता था मैं गाता भी अच्छा हूँ, मैंने अपना नाम दे दिया बिना किसी अभ्यास के। तो मैं गया वहां, जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, सबने ताली वाली बजाई, मैंने गाना शुरू किया तो गलत सुर पकड़ लिया। 10 सेकंड के अंदर मुझे बू आउट कर दिया, बू करके बाहर निकाल दिया। तो वो तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। बाद में जरूर मैंने थोड़ा बहुत म्यूजिक सीखा, लेकिन उस दिन तो हालत बहुत खराब थी। अगले दिन मैंने कहा कि मैं डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, क्योंकि कौन उस 1000 लोगों को, 1000 का क्राउड था पंडाल के अंदर। तो मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने आके मुझसे कहा कि अरे तुमने 2 गलती रखी। क्यों? बोले एक गलती तो तुमने ये की कि तुम अपने आप को तानसेन समझते, जैसे गाने चले गए बिना इतनी रियाज के, और दूसरा जिसमें तुमने किया है रियाज, जिसमें तुमने प्रैक्टिस की है, वो अब तुम नहीं कर रहे हो। तो उनकी करीब 1 घंटा चली है चर्चा। फिर मैंने कहा अच्छा, मैं अगले दिन डिबेट में पार्टिसिपेट करूंगा। तो अगले दिन फिर मैंने अपना नाम दिया, तो जैसे ही मेरा नाम अनाउंस हुआ, सबने कहा अरे वो गायक आ गया। लेकिन मैं तब तक जो है अपनी फियर्स को ओवरकम कर चुका था। मैं जाके डिबेट में बोला जी, और मुझे राष्ट्रीय डिबेट में, नेशनल डिबेट में फर्स्ट प्राइज मिला उस दिन। और उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं किसी भी ऑडियंस के सामने बोल सकता हूँ जाके, ये जानते हुए कि हो सकता है मुझसे गलती हो जाए, और ये भी मैं जानता हूँ उस गलती को दोबारा नहीं करूँगा। कॉन्फिडेंस बड़ी गजब चीज है ना, अगर टाइम से ये डेवलप हो जाए। मुझे याद आ रहा है कि सोनम वांगचुक, शायद आप गए भी थे लद्दाख में, शायद विजिट किया होगा अपने स्कूल, तो उनका स्कूल वो सिर्फ फेलियर बच्चों को लेकर के उनको इंग्लिश सिखा देते हैं ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, और वो फेलियर बच्चे पास होने लगते हैं उसके बाद। तो सिर्फ कॉन्फिडेंस इतना मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और स्पोर्ट्स में भी थे आप? मैं स्पोर्ट्स में था। कौन से स्पोर्ट्स खेलते थे? मैं लगभग हर स्पोर्ट खेलता था। क्रिकेट था, बास्केटबॉल था, बैडमिंटन था, टेनिस था। आई वाज रीजनेबली गुड। बास्केटबॉल में तो मैं यूपी स्टेट स्कूल्स के लिए सेलेक्ट भी हुआ था, और टेनिस भी मैं अपने कॉलेज में चैंपियन था। क्रिकेट की मैं विकेट कीपिंग करता था, टीम में रहता था, तो मैं ठीक ठाक गेम्स खेलता था। अच्छा, आई वुड ऑल्सो वांट टू नो द पर्सनल साइड ऑफ योर अर्ली लाइफ। जैसे कि अब कॉलेज में जब आप होते हैं और आप पार्टिसिपेट करते हैं काफ़ी चीज़ में, तो यू हैव अ फेस वैल्यू, लोग पहचानते हैं आपको, सब जानते हैं, और अगर आप जीत रहे हैं स्पोर्ट्स में या फिर आप गा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, यू गेट लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम द ऑपोजिट जेंडर ऑल्सो। सो उस टाइम पे, एंड देन वी गेट अट्रैक्टेड। सो बाकी जैसे आपने कहा कि आप बहुत फोकस थे पहले से कि आपको पढ़ाई करनी है, IAS बनना है, तो उस तरह के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं। मैं इतना फोकस था अपने काम में, और वो कुछ आदत सी पड़ गई आज की तारीख में भी। जी जी, मतलब वो बचपन से ही आदत पड़ गई, जो कर रहा है बिल्कुल उसमें लग के, तो मैं डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होता था। मैं आजकल भी बच्चों को बताता हूँ कि फोकस की है सक्सेस का, कि आप आसक्ति कितनी, आप बिल्कुल जैसे पूजा में लगते हैं, जो भी कार्य कीजिए, चाहे वो एक ऐसे लिख रहे हैं, चाहे बैडमिंटन खेल रहे हैं, चाहे वो डिबेट कर रहे हैं, जो भी करिए बिल्कुल लगन से कीजिए, और वो आप तभी कर सकते हैं जब आपको वो चीज अच्छी लगे। बिल्कुल, अगर अच्छी नहीं लगेगी तो लगन नहीं होगी। लोग अक्सर पोस्टपोन करते हैं ना चीजें। कई लोग मुझसे कहते हैं साहब ये मैं नहीं कर पाया। अरे भाई, अपनी गर्लफ्रेंड से आप मिलने जाएंगे तो ऐसा तो नहीं कहेंगे नहीं मिल पाया, क्योंकि आपको अच्छा लगता है। तो या तो आपको अच्छी लगी वो चीज कीजिए, या जो आप कर रहे हैं उसको अच्छा लगाइए। यस, ये दोनों चीजें हैं। सेकंड थोड़ा डिफिकल्ट है। पहली चीज आसान है, जो अच्छा लग रहा है आप कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छा नहीं लगता
उसको अच्छा कैसे लगाएं, उसका मैं अक्सर बताता हूँ लोगों को। वो डिपेंड करता है कि आपका मोटिवेशन क्या है। जैसे माँ का मोटिवेशन अपने बच्चे के लिए होता है, तो तकलीफ होती है, सैक्रिफाइस करती है, लेकिन मोटिवेशन है बच्चों को अच्छा करने के लिए, तो पूरी पूरी लगन से करती है, चाहे उस समय उसे अच्छा ना लगे, बिल्कुल, लेकिन अच्छा इसलिए लगता है उसे क्योंकि उसका एक मोटिवेशन है कि बच्चे को मैं अच्छा बनाऊं। वो पुरुष शायद नहीं समझ सकते, लेकिन अगर आप देखें माँ को तो समझ में आ जाएगा कि सब सैक्रिफाइस करके अपने बच्चे के लिए सब कुछ कुर्बान कर रही है, तो क्यों कर रही है? बिल्कुल। वही अगर आप ले आए पैशन अपने में, वही मोटिवेशन ले आए, तो आपको अच्छी लगने लगी चीज, क्योंकि एक पर्पस के लिए आप काम कर रहे हैं। राइट। क्यों जीवन में बिना सैक्रिफाइस के कुछ मिलता नहीं है। Absolutely. अब सैक्रिफाइस करने में आनंद आना ये बड़ी बात है, क्योंकि सैक्रिफाइस नॉर्मली होता है, दर्द होता है सैक्रिफाइस करने में, लेकिन अगर मोटिवेशन से आप ड्रिवन है, जैसे जवान है, वो अपनी जान क्यों तैयार करता है, जाता क्यों है, क्योंकि उसका पैशन, बिल्कुल, उसको देश भक्ति है, वो देश के लिए अपनी जान गंवा रहा है, लॉन्गर एक बिगर पिक्चर देख रहा है, लार्जर पिक्चर देखता है। तो वही थोड़ा अपने मन को या अपने विचारों को या अपनी पूरा कैरेक्टर को उस हिसाब से अगर डेवलप करे, तो धीरे धीरे बात आने लगती है। सेवा में भी कई बार ऐसे चीजें आती थी जो मुझे शुरू में नहीं अच्छी लगती, मैं उसमें इंटरेस्ट फिर डेवलप करता था, और फिर वो चीज अच्छी लगती थी। तो अक्सर लोग जैसे पूछते हैं कि आपको कौन सा सबसे अच्छा कार्य लगा, मैं जो कार्य मिलता था मैं अच्छा समझ लेता था, क्योंकि मैंने कभी चाह नहीं की कि ये कार्य मुझे मिल जाए, वो कार्य। मैं 38 साल की सेवा में किसी नेता के पास किसी सुधारशील नहीं था, जो मिल जाता था उसी में आनंद से मजे से काम करते थे। दैट्स अमेजिंग। मुझे याद आ रहा है, जैसे मैं जिम जाता हूँ तो किसी भी जिम गोअर को ये पता है कि जब मसल्स में, जिसमें अगर दर्द नहीं हुआ है ना एक्सरसाइज करते हुए, तो वो काम ही नहीं हुआ उस मसल्स पे। तो जो आप बोल रहे हैं ना कि पेन से निकलने के बाद ही रिजल्ट आता है। मेरा ये कहना नहीं है कि बिना पेन के आप उसे एंजॉय नहीं करेंगे, ना, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें आप बिना पेन के भी एंजॉय करते हैं, लेकिन ये संभव है कि कुछ चीजों में आपको दर्द हो। ओके, ये कहना गलत है कि जब तक पेन नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा। That is wrong. There can be a lot of gain without pain, but there could be pain for gain. Yes. तो आपको उसके लिए तैयार रहना है कि अगर कोई चीज अच्छी, जीवन में बहुत सारी चीजें आपको अच्छी लगती है, आप करते हैं, राइट, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको ऐसी करनी होती है जो आप अच्छी नहीं लगती, उसके लिए आपको that is the pain that you have to overcome, and then you reach that goal that you then you get that goal. Yes. और फिर let's say फिर आपने पढ़ाई की, आप finally you succeeded, you were ranked 14 I guess. हाँ, सेकेंड ईयर, पहले वर्ष तो मैं पुलिस में आया। Okay. मेरी रैंक शायद 234-34 थी, तब मुझे आईएएस नहीं मिला, पहले आईपीएस मिला, फिर मैं दोबारा पीयर हुआ, फिर मैं आया। But you were clear that you did not want IPS. No, I was not, I never felt that I did not want IPS. I wanted IAS. मुझे आईपीएस के अगेंस्ट कुछ नहीं था। वही फोकस जो भी आपने बोला, दिख ही नहीं रहा कुछ, लाइक अर्जुन, अर्जुन को दिख रही है आंख। देखिए वो तो है ही। मेरा मानना है कि जब तक आप पूरी आसक्ति नहीं होगी, पूरा आपका फोकस नहीं होगा, जीवन में कंपटीशन इतना है कि अगर आप बिना किसी को डाउन किए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने लक्ष्य पे फोकस होना पड़ेगा। बाकी वो जाने उसको क्या करना है, तो दूसरे से मेरे क्या मतलब, मुझे अपना करना है। करेक्ट। सो फाइनल जब लेट्स से हो गया क्रैक, आप बन गए आईएएस, वो फीलिंग कैसी होती है? बड़ी अच्छी। इट्स अ फीलिंग ऑफ इलेशन। देखिए, आपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया था उस समय, मतलब आईएएस में आने के बाद तो और लक्ष्य बन गए, लेकिन उस समय तक लक्ष्य ये था कि मैं आईएएस में, हाँ, वो पहुंचना ना बहुत बड़ी बात थी। तो enormous sense of elation. एंड देन उसके बाद अब ये इमेजिन करना कि मैं बन जाऊंगा तो मतलब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर बन जाना और फिर उसके बाद रियलिटी चेक की, अब मैं कुर्सी पे आ गया हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं, एंड देन स्ट्रगल्स, एंड देन देखिए शुरू में that, like, जैसा होता है एक यंगस्टर का, मेरा भी था, बड़ा जोश था कि मैं ये भी करूंगा, ये करूंगा, उसका करूंगा, यहाँ करूंगा, वहां करूंगा, ये तो पूरे संसार को बदल डालूंगा। बहुत जल्दी मुझे समझ में आया कि मैं संसार का कुछ नहीं कर सकता, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो अपना कर सकता हूँ, और उससे मुझे बड़ा लाभ हुआ। जैसे एक शेर है तो गालिब का नहीं, लेकिन गालिब के नाम से चलता है, उम्र भर यही भूल करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी, आईना मलता रहा। मुझ में ये कमी थी, मैं दूसरों पे कमी ढूंढता था कि भाई इसकी वजह से ये हो गया, इसकी वजह से ये हो गया, और मैं दूसरों को चेंज करने के लिए लगा था। मैंने बहुत जल्दी रियलाइज किया कि मैं दूसरों का कुछ नहीं कर सकता, अपना कर सकता हूँ, और उससे बड़ा लाभ हुआ। फिर मैं अपने आप, एग्जांपल देखिए बताएं। जैसे मैं शुरू में नेताओं को बड़ी गाली देता था, सब कहता था नेताओं की वजह से सब करप्ट हैं, ये। धीरे धीरे मुझे समझ में आया इनमें भी बहुत अच्छे लोग हैं। अब जैसे मैंने कल्याण सिंह जी के साथ काम किया, और ये बड़े ईमानदार और बड़े बढ़िया, मतलब वो व्यक्तित्व भी बड़े अजीब थे,
इतने अच्छे व्यक्तित्व के साथ काम किया, तो मैंने कहा यार अच्छे भी नेता होते हैं। फिर मैंने ये भी देखा कि जो खराब नेता उनमें भी कुछ अच्छाइयां हैं। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये कोई अजायब घर में तो रहते नहीं नेता, ये तो इसी समाज में रहते हैं, यहीं से आते हैं। जितने हमारे फैमिली में, हमारे ब्यूरोक्रेसी में करप्ट हैं, हो सकता है संख्या याद हो, लेकिन वहां भी, यहाँ भी करप्ट है, वहां भी करप्ट है, तो समाज के अंग है। तो हम इनसे हमें काम कराना है, हमें लड़ना तो है नहीं। बिल्कुल। तो फिर मैंने कुछ फॉर्मूला निदान किया अपने उनसे एडजस्ट कैसे करें। मैंने कहा मैं इनसे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करूंगा, नियम के विरुद्ध कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अकोमोडेट करूंगा। यानी कि नियम के विरुद्ध कोई काम नहीं कहते मुझसे और नियम के तहत वो वाजिब है तो उनका भी काम करूंगा मैं प्रेजुडिस नहीं रहूंगा। ये एक बहुत बड़ी फीलिंग थी। शुरू में प्रेजुडिस था तो मैं उनको ठीक से सुनता भी नहीं था। मैं समझता था सब गड़बड़, जो आ रहा है मेरे पास गड़बड़ काम लेके आ रहा है। धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया वो गलत। तो आप फिर जीवन को जब समझने लगते हैं तो आपका जीवन थोड़ा आसान होने लगता है। तो मेरा शुरू वाला जीवन, शुरू में बड़े ट्रांसफर होते थे, सबसे भिड़ लेता था मैं। आज भी कई हैं अफसर जो इसको अपना वो समझते हैं कि मैं इतने इससे भिड़ गया, उससे भिड़ गया, मेरे 50 ट्रांसफर हो गए, मेरे 70 ट्रांसफर हो गए। अरे भाई, ट्रांसफर तो ब्यूरोक्रेट का नेचुरल अकरेंस है। अब उसमें देखना भी है कि मेरी गलती से वजह ट्रांसफर हुआ, मेरी ऐंठ की वजह से मेरा ट्रांसफर हुआ, वो ना देख के हम कहेंगे इसकी गलती है इसलिए ट्रांसफर हो गया, उसकी गलती है इसलिए ट्रांसफर हो सकता है उसकी गलती, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरी भी गलती हो सकती है। मैंने पाया मेरी भी कई जगह गलती थी, मैंने उसको सुधारने का प्रयास किया। जैसे मैंने कहा, मैं तो अपने ऊपर फोकस हो गया कि मैं क्या कर सकता हूँ इन परिस्थितियों में। मैंने समझ लिया कि परिस्थितियों को तो मैं ज्यादा चेंज नहीं कर सकता, अपने आप को मैं बहुत चेंज कर सकता। उसका मुझे बहुत लाभ हुआ, बहुत लाभ हुआ। और जैसे जैसे लाभ हुआ, जैसे एहसास हुआ, फिर और मैं वैसे ही करने लगा। And then people that you were interacting with, they also changed now because looking I at don't know whether they changed or not. देखिए, मेरा ये उद्देश्य भी नहीं था, लेकिन मैंने ये पाया कि मेरे काफी काम होने लगे, शासकीय कार्य होने लगे। जो पहले मैं सबसे भिड़ लेता था, अब मैं बात करके तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि हम जब उससे बात करें बिना प्रेजुडिस के अगर बात करें तो चांसेस ज्यादा हैं कि मैं उसको अपनी बात समझा सकूं। दूसरा, अगर मेरा प्रस्तुतिकरण ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम लोग बल नहीं देते इस पे, कि हम अपनी बात जब कह रहे हैं किसी से तो हम कैसे कह रहे हैं, कहां पर कह रहे हैं, कब कह रहे हैं, महत्वपूर्ण है। Absolutely, sir. I totally. और इसलिए आपका काम होगा। जैसे मुझे याद है, मैं मायावती जी के साथ उनका विशेष सचिव था, तो कठिन मुख्यमंत्री थी, वो आसान नहीं था उनके साथ काम करना। लेकिन एक बड़ा मेरे लिए लेसन था कि इनसे कैसे काम कराओ। तो कई ऐसे वाकये आए जहां हम ढूंढ के उनसे भी करा लेते थे काम। तो लोग अक्सर जैसे नेताओं को कहते हैं कि नेता की वजह से हम काम नहीं कर पाते, तो मैं उनसे यही प्रश्न करता हूं कि बहुत सारी चीजें नेता से कोई मतलब नहीं है, आप वो क्यों नहीं करते पहले? बिल्कुल, पहले वो करिए। जैसे मैं पूछता हूं उनसे, ये बताइए किसी नेता ने आपसे कहा है कि आप ऑफिस लेट आए? अब कितने अधिकारी जो है आराम से आते हैं, जब उनको कोई नियंत्रण नहीं होता, आराम से आओ, लेट आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं भाई? किसी नेता ने कहा, किसी नेता ने आपसे कहा है कि अपना ऑफिस गंदा रखिए, यानी कितने दफ्तर गंदे रहते हैं। फिर किसी नेता ने ये तो कभी नहीं कहा जो आपसे मिलने हैं उससे बदतमीजी बोलिए या उससे मिलिए ही मत, या किसी को टाइम, ये होता है। तो हम उन सब चीजों की बात करते हैं जो नेता हमें रोकता है, जो हमें करना चाहिए वो नहीं करते। मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ, इफ यू फोकस ऑन व्हाट यू कैन, दैट कैन विल ग्रो। यानी कि जो आप कर सकते हैं, अगर आप उसमें समय लगाएं और ठीक से कार्य करें तो आपको और दायित्व दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे? क्योंकि आप सक्षम हैं। आप अपने आप को एफिशिएंट बनाइए, जहां नेता नहीं आता वहां एफिशिएंट बनाइए, फिर नेता भी आपकी सुनने लगेगा। बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जहां शुरू में नेता मुझसे सहमत नहीं थे, लेकिन मैंने उनको प्रस्तुत किया। कोई एग्जाम्पल जो सबसे डिफिकल्ट रहा आपके लिए मायावती जी के साथ? प्रधानमंत्री जी के साथ ले लिए, मोदी जी के साथ ले लिए। मेरी पहली मीटिंग हुई उनके साथ, पहली कुल सचिव के रूप में। तो जो ऊर्जा सचिव थे, एनर्जी सेक्रेटरी थे, पावर सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक प्रस्तुतिकरण किया, उसमें 6 स्लाइड्स उन्होंने दिखाई और 6 स्लाइड में कहा कि साहब ये समस्या पावर की, कोयले की वजह से, ये समस्या कोयले की वजह से। जब उनका प्रेजेंटेशन खत्म हो गया तो प्रधानमंत्री जी मेरी तरफ घूमे और कहने लगे, अनिल जी आपने देखा, आप कोयले की समस्या का निदान कर दीजिए, देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। ये उनके शब्द हैं, मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है उसके बारे में। तो मैंने कहा, हाँ सर मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन शायद ये कहना ठीक नहीं होगा कि ऊर्जा क्षेत्र की समस्त समस्याएं कोयले की वजह से ही हैं। इसको हमें कॉम्प्रिहेंसिवली देखना पड़ेगा, क्योंकि और समस्याएं भी हैं। प्रधानमंत्री तुरंत पकड़ा मेरे कॉम्प्रिहेंसिव शब्द को और घूमे पीयूष गोयल जी की तरफ, वो ऊर्जा मंत्री भी थे, कोयला मंत्री भी थे। उन्होंने कहा, अनिल जी सही कह रहे हैं, ऊर्जा क्षेत्र को हमें कॉम्प्रिहेंसिवली देखना पड़ेगा। अब देखिए, मैं असहमत हूं प्रधानमंत्री से, लेकिन मैंने आरंभ नहीं किया असहमति से। आरंभ मैंने कहा साहब मैं सहमत हूं, एग्रीमेंट से, और फिर वो मेरे से एग्री कर गए। और फिर जो उन्होंने पीयूष गोयल से कहा, उसके बाद तो मेरी तो चांदी हो गई, क्योंकि अगले 2 साल तक पीयूष गोयल को ये गलतफहमी रही कि मैं प्रधानमंत्री के नजदीक हूँ। बड़े बल्ले बल्ले आराम से काम किया मैंने,
तो यही नहीं, कई ऐसे दृष्टांत हैं जो मैंने अंतिम पुस्तक है एनकाउंटर्स विद पॉलिटिशियंस, उसमें लिखा है इसके बारे में कि कैसे नेता के साथ आप काम कर सकते हैं। देखिए, हम प्रजातंत्र में रहते हैं और सही रहते हैं, वी आर प्राउड डेमोक्रेसी, तो हमें नेता से लड़के तो रहना नहीं है, हमें उसका गलत काम बिल्कुल नहीं करना है। अगर वो कार्य किसी नियम कानून के विरुद्ध है तो आप मना कर दीजिए, उसे पोलाइटली मना कर दीजिए, मत कीजिए। लेकिन कई बारी ऐसे है कि डिस्कशन होता है, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू, उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू, अब असहमति हो सकती है, तो या तो आप अपनी बात को समझाइए और उनको समझाइए, अदरवाइज जो बात कह रहा हो आप करिए उसे, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन मेकर तो वही है ना। मुझे वो याद आ रहे हैं, मैंने प्रशांत किशोर का एक अभी लास्ट ईयर आई गेस इंटरव्यू था राहुल कंवल के साथ, उसमें शायद इलेक्शन चल रहे थे बिहार के, शायद आई डोंट नो, बट वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे थे कि जैसे मूवीज में दिखाया जाता है, बोल रहे पहले तो लोगों को ये समझना चाहिए कि सारे नेता ऐसे खून चूसने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, कि ऐसा मूवी में दिखाते हैं नेता मतलब कि वो करप्ट है बिल्कुल और बस वो पैसा निचोड़ने के लिए बैठा हुआ है, कि ऐसा कुछ नहीं है। तो हो सकता है इक्का दुक्का कोई हो, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं बैठे हैं, सब काम करते हैं, उतना काम नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। एक ये बात बोली थी, एंड देन ही सेड कि दूसरी बात कि उन तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचती नहीं है, ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है बहुत सारे नेताओं को। जब आप ऊपर आ जाते हो एक सीट पे तो आपको पता ही नहीं होता, आपको लगता है ठीक है। तो देन ही आस्क्ड कि डू यू मीन टू से कि मोदी जी को लगता है कि देश सुधर चुका है? तो बोला एग्जैक्टली, उनको सच में ये लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो चुका है। देन आई पर्सनली एक्सपीरियंस सिमिलर थिंग। सो वी वर मेकिंग एस्ट्रोनॉमी लैब्स इन उत्तर प्रदेश। सो हम एक सीडीओ के थ्रू कर रहे थे और डीएम एंड सीडीओ साहब थे उसमें इन्वॉल्व, और ग्राम पंचायत के स्कूल्स में लैब्स लगा रहे थे हम। अब वहां पर जब इंस्पेक्शन का टाइम होता है, अब ये बहुत छोटा लेवल है, लेट्स से मिनिस्ट्री लेवल तो है भी नहीं, लेकिन जब सीडीओ की विजिट होती है ना, उससे पहले सफाई हो जाती है। और उससे पहले मैंने देखा, हम रात में गए हैं और रात में वहां पर पौधे तक नहीं है और बड़े बड़े पौधे लगा दिए हैं, स्कूल का ग्राउंड चेंज हो चुका है, सुबह तक कि सीडीओ साहब आने वाले, सब चेंज हो गया। अब सीडीओ साहब को दिख रहा है कि स्कूल ऐसा है, ठीक है। तो ये अब मिनिस्ट्री तक आते आते और मतलब प्राइम मिनिस्टर तक आते आते तो बहुत चेंज हो जाता होगा। ये शायद आपने भी देखा ही होगा कि कैसे चीजें चेंज हो जाती है। तो इसके बारे में व्हाट इज योर पॉइंट? मेरा बड़ा सिंपल है जी जी, कि अगर जिस भी स्तर पे आप बैठे हैं, अगर आप ग्राउंड रियलिटी नहीं समझ रहे हैं तो फिर आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आपको व्यवस्था ऐसी बनानी पड़ेगी कि आप ग्राउंड रियलिटी जाके देखें। जैसे शिक्षा सचिव के रूप में कई मेरे कंडक्टेड टूर होते थे, कई मेरे नॉन कंडक्टेड टूर होते थे। कई जगह तो मैं कह के जाता था यहाँ रहो, कई जगह वैसे ही चला जाता था। तो अपने आप ग्राउंड रियलिटी मालूम पड़ जाती थी। आपको जाना पड़ेगा, ग्राउंड पे जाना पड़ेगा। सब चीजें दिल्ली में रह के नहीं हो सकती। तो मैं तो हफ्ते में 2 बार ट्रैवल करता था, क्षेत्र में जाता था, और मुझे आसानी इसलिए हुई कि हमने अपनी मिनिस्ट्री में पूरी फाइलें डिजिटाइज कर दी थी। तो मैं कहीं चलते फिरते फाइलें निपटा देता था अपने लैपटॉप पे, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन ग्राउंड का आधार जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी लीडर के लिए, चाहे वो राजनीतिक लीडर हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक लीडर हो। ग्राउंड की जानकारी बिना उसके जो है आप सफल नहीं हो सकते। बट ऐसा होता है जैसा उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल हाई रैंक पे उनको पता ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, उनको फीडबैक का सिस्टम होते हैं। ये कहना गलत है कि उनको पता ही नहीं है। उसके लिए सामान्य रूप से जो होशियार नेता होते हैं वो आसपास ऐसे लोग को रखते हैं जो उनको बता सके कि गड़बड़ कहाँ हो रहा है। देखिए, मुझे याद है कि कल्याण सिंह जी ने एक बार मुझसे कहा, जब वो मुख्यमंत्री थे और मैं नहीं था उनके साथ, तो एक बार उन्होंने ऐसे ही मुझे बुलाया और उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया कि अनिल, तुम अपनी बात बोल देते, तुम्हें ऐसा नहीं लगता था मैं तुम्हें हटा दूंगा? मैंने कहा, साहब ना, मैं तो आपसे कह के आया नहीं था, आप मुझे लाए थे, आप हटा देते तो मैं चला जाता। बोले, हाँ तभी मैं तुम्हें अपने साथ रखता था, तुम बोलते तो कभी कभी कड़वा थे, लेकिन मेरा तो ये मानना है निंदक नहीं रह रखी। तो देखिए, उनकी महानता थी कि मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलता था। कई बार तो मैं उनसे ऐसी चीजें कैसे देता था, लोग मुझसे पूछते थे आपने ऐसा कैसे कह दिया। यही कई बार मोदी जी के साथ हुआ। मेरी आखिरी जो बैठक हुई मोदी जी के साथ, वो जिस प्रकरण में हुई, उसमें किसी ने पूछा मुझसे इस बात को। मैं उस समय था शिक्षा सचिव, स्कूली शिक्षा सचिव। मुझे फोन आया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्वयं ने कहा कि अनिल, तुम आके जरा प्राइम मिनिस्टर को हेल्थ इंश्योरेंस पे ब्रीफ कर दोगे। मैंने कहा, साहब मुझसे क्या मतलब हेल्थ इंश्योरेंस? बोले, अरे तुमने वो स्कीम चलाई थी RSBY, बड़ी अच्छी चली थी, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं प्रधानमंत्री को बताने का, लेकिन वो नाराज हो जाते हैं, हर बार कहते हैं कि वो इंश्योरेंस कंपनी तो बदमाश होते हैं। तो मैंने कहा, साहब मेरी क्यों आप डांट पड़वाना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री से? बोले, नहीं कोशिश करो, स्कीम तो अच्छी है, इंश्योरेंस व्यवस्था अच्छी है। मैंने कहा, ठीक है साहब। मैंने कहा, मेरा रिक्वेस्ट आई क्या है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आज शाम को हेल्थ डिपार्टमेंट का रिव्यू, हम एजुकेशन का भी रखवा देते हैं, तुम होगे वहां पर, अगर प्रधानमंत्री तुमसे पूछते हैं तो तुम बता देना बात। हम पहुंचे शाम को रेसकोर्स रोड पर, हेल्थ सेक्रेटरी ने प्रेजेंटेशन किया, प्रधानमंत्री थोड़े नाराज हुए कि आप लोग क्यों
इंश्योरेंस कंपनी की हिमायत करते हैं। फिर मेरी तरफ घूमे, बोले अनिल जी आपकी क्या राय, आप रहे इंश्योरेंस में? मेरी वही राय थी जो हेल्थ सेक्रेटरी की थी, लेकिन मैंने अपने तरीके से उनको बताया। 15 मिनट तक बोला मैं, एक टक सुनते रहे मुझे। तो लोगों को पता नहीं है कि वो जितना अच्छा बोलते हैं उतना अच्छा सुनते भी हैं। तो उन्होंने सुना पूरा, और उसके बाद कहते हैं हाँ आप सही कह रहे हैं। उस दिन आयुष्मान भारत पैदा हुई, नाम तो उसे बाद में मिला। जब मैं बाहर निकल रहा था, जॉइंट सेक्रेटरी ने मुझसे पूछा पीएमओ के कि सर आपको तो पता था, नाराज हुए थे, आपने अपनी बात कह दी। मैंने कहा देखो यार, ना मुझे इनसे आज कुछ चाहिए, ना रिटायरमेंट के बाद कुछ चाहिए। जो मैंने ठीक समझा कह दिया, बाकी उनकी मर्जी, क्या मानना है मानना। तो मेरी ये स्पष्ट मत था कि हर सिविल सर्वेंट को अपनी बात पोलाइटली बता देनी चाहिए। उसके बाद अगर ओवर रूल हो जाए तो बात कर लीजिए, 16 अगस्त वो नियम के विरुद्ध नहीं है। जी, तो आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है, बहुत महत्वपूर्ण। ये मैंने आपको कई बार बोलते हुए सुना है कि आप सही करो और उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है, सही करोगे तो सही हो जाएगा। फिर अब हो या ना हो, मैं तो वैसे कर्मण्यवादी, एक्सपेक्टेशन भी नहीं है भाई, कर्मण्यवादी का इस्तेमाल हमें रिजल्ट पे तो पता ही नहीं क्या होगा, हम कर्म सही करेंगे, उसके बाद फिर देखा जाएगा जो होगा। सामान्य रूप से ठीक ही होगा, और नहीं हुआ वो भी अपने ही हित में। इससे मुझे वो याद आया, ड्यूरिंग योर टेन्योर आई गेस इन 2018 मार्च में पेपर लीक वाला इंसिडेंट हुआ था, और वो बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ा इशू हो गया। अनीता मैम थी उस टाइम पे, काफी क्रिटिसिज्म चल रहा था, एंड देन यू स्टूड बाय हर। वो मुझे एक बार मैं चाहूंगा, देखिए बड़ा उसमें मेरा करियर समाप्ति को था, अप्रैल का समय था और मैं जून में रिटायर हुआ था, और एक पेपर लीक हो गया सीबीएसई का, मार्च या अप्रैल रहा होगा। तो मैं तो उस दिन देहरादून में था। अब मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उनको देखने गया हुआ था। तो मेरे पास चेयरमैन सीबीएसई का फोन आया कि सर यहाँ पेपर लीक हो गया और काफी बवाल हो रहा है। तो मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बता दो। जो उसने पूरा मुझे बैकग्राउंड बताया, और उसमें स्पष्ट था कि उनकी कोई गलती, सीबीएसई की कोई गलती नहीं थी। मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दो। तो बोले वो मंत्री जी परमिट नहीं कर रहे हैं प्रेस। तो मैंने मंत्री जी को फोन किया, तो मंत्री जी बोले अरे नहीं, ये छोटी मोटी बात है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया। अगले दिन सुबह तक वो बड़ा क्राइसिस हो गई थी। तो मैं वहां से अपने फादर को एम्बुलेंस में लेकर दिल्ली आ रहा था, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना था। और रास्ते में मैंने एसएमएस किया मंत्री जी को कि आप बात करें, नहीं तो चेयरमैन सीबीएसई बात करें, या हाथ से बाहर निकल रही है। उनका कोई उत्तर नहीं आया। मैंने शाम को आके अपने फादर को हॉस्पिटल में एडमिट किया। अगले दिन सुबह जब मैं मिलने गया मंत्री जी से, तो मंत्री जी ने कहा अनिल जी बड़ी स्थिति खराब हो गई है और चेयरमैन सीबीएसई को हटाना पड़ेगा। तो मैंने कहा चेयरमैन की क्या गलती है इसमें। बोले नहीं भाई, वो कुछ सिचुएशन डिफ्यूज हो जाएगी। तब मेरे समझ में नहीं आया कि इसको कैसे डिफेंड करें, क्योंकि वो उन्होंने मन बना लिया था कि इनको हटाना है। मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने उससे कही, मैंने कहा साहब ऐसा है कि अभी तो मीडिया उनके पीछे पड़ा है, जैसे, और वो बफर है आपके और मीडिया के बीच में। जैसे ही आप चेयरमैन सीबीएसई को हटाएंगे, पूरा मीडिया आपके पीछे पड़ जाएगा। अब वो इन बातें उनको समझ में आई, बोले हाँ सही कह रहे हैं आप, हाँ ये तो बात है। तो वो बच गई। उसके बाद फिर हम लोग पीएमओ गए, और फिर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कौन करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने कहा मैं कर लूंगा। अरे बड़े, मैंने कहा साहब क्या करेंगे, वो मारपीट थोड़ी ना करेंगे, प्रश्न पूछेंगे मैं जवाब दूंगा। तो 1.5-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद सब सुलझ गया मामला। और उसके बाद अनीता करवल ने बड़ा बढ़िया काम किया चेयरमैन सीबीएसई, बाद में वो सचिव भी बनी यहाँ पर। तो अपने अधिकारियों को प्रोटेक्ट तो करना ही चाहिए मेरे विचार से, अपने साथियों को बिल्कुल प्रोटेक्ट करना चाहिए। हाँ, ये लीडरशिप लेसन ना, बिकॉज ऐसे टाइम पे यूजुअली पीपल टर्न बैक, गलती तो आपकी थी तो आप फेस करो इसको, ये हो जाता है। और उस केस में आदत होती है हर व्यक्ति की, कुछ की आदत होती है प्रोटेक्ट करनी, कुछ की नहीं होती। जी। और सर जैसे कि अगर हम बात करें, आपको फिर पोस्ट रिटायरमेंट यू वर डायग्नोज्ड विद कैंसर, और मैंने देखा आपका पोस्ट उस टाइम पे, आई गेस अराउंड दैट टाइम आई लॉस्ट माय फादर ड्यू टू कैंसर। तो आई फेल्ट लाइक रियली बैड, एंड आई वाज लाइक, आई वाज टॉकिंग टू नवीन आल्सो। अब ये जब व्हेन यू सी सच अ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज फ्रॉम सो क्लोज, लाइक, तो काफी चीज चेंज होती है लाइफ में। सो मेरे साथ बहुत चेंज नहीं हुई। देखिए मेरा जीवन पहले भी यही था कि मैं तो पल के लिए जीता था, मतलब जो पल है उसमें मजे लेने चाहिए। आगे क्या होगा उसका पता ही नहीं मुझे। और ये मैंने जीवन में बहुत जल्दी सीख लिया था कि जो बीत गया उसको तो आप परिवर्तित कर नहीं सकते, तो अनावश्यक रूप से परेशान मत होइए। बहुत लोग परेशान रहते हैं, मैं नहीं परेशान। भविष्य का बहुत पता नहीं रहता। जी। आपके लिए जो है वो पल है सामने वाला, इसी में जो आप चाहे कर लीजिए। आगे क्या होगा किसको क्या पता। तो जब मुझे पहली बार मालूम पड़ा तो मैं पत्नी के साथ बैठा था, फोन आया, मेरे एक मित्र डॉक्टर है, उन्होंने कहा कि यार वो जो तुम्हारा टेस्ट हुआ था। तो हम दोनों पहला रिएक्शन ये था कि जब तक जीवित हैं विल कीप फाइलिंग ऑन ऑल 6 सिलेंडर्स, फिर उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। तो मैं समझता हूँ हम लोग दोनों का एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव था कि जो भी होगा, जब जितना भी होगा
तो मैंने उस जो समय गुजरा वो समय थोड़ा फिजिकली थोड़ा तकलीफ दे था, कीमोथेरेपी में तकलीफ होती है, तो मैंने उस समय का उपयोग किया क्योंकि वीकनेस बहुत हो जाती है, आप चल नहीं सकते, बैठने में तकलीफ होती है, तो मैंने एक किताब लिख डाली उससे, नो मोर अ सिविल सर्वेंट। तो जितने चैप्टर थे बैठ के अपने कंप्यूटर पे मैं अपना बनाता रहता था, जब ठीक हुआ तब तक पुस्तक तैयार हो काम गई। करना नहीं छोड़ा, मतलब मुझे आई बीन लाइक हमें शायद 10 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं जानते हुए, मैं फर्स्ट टाइम जब आपसे मिला था। देखिए ऐसा है, जीवन में आदमी वो करता है जो उसको अच्छा लगता है। अगर Yes. आपको काम अच्छा लगता है तो तो आप आप काम करोगे, करेंगे। हाँ, नहीं तो आप भागोगे और उसी से। अक्सर लोग बिल्कुल, कहते हैं बिल्कुल, कि हाँ। आप इतना काम, मैं काम नहीं करता था, हम्म, मैं जो अच्छा लगता था वो करता वो था। कर रहे हैं, अब वो right. इंसिडेंटली काम वो भी था, काम है, हाँ। इंसिडेंटली वो काम था। मैं और सर्विस में भी मुझे मजा आता था करने में काम, तो मुझे मतलब जिस चीज में आनंद आता था वो करता था। अच्छा, then I will like bring you back to your tenure with during the secretary education. So आप schools, आपने बहुत सारे schools देखे उस time पे, because you like traveling also and then you like to see the reality. हम Mind Mingle में we keep exploring the most innovative schools in India and around the world. So ये हम करते ही हैं already. और हमने आपको लद्दाख में एक बार मिले थे हम वहाँ पे। So आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप अगर कुछ mention करना चाहें 2-3 स्कूल जो आपने देखे बहुत innovative, जो नहीं, बिल्कुल out मैंने of the देखिए box. मुझे जो प्रभावित किया हम्म, वो एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है। ओके, कहाँ पे? मुझे ये प्लेस है पस्तेपाड़ा, ये करीब हाँ, ये 150 आपने किलोमीटर, मैंने पुस्तक में जी लिखा है इसके जी बारे में। जी। मुझे मालूम पड़ा कि इस स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हम्म, तो मैंने कहा ऐसे स्कूल में तो मैं जाऊंगा। मैं गया वहां पर, तो वहाँ टीचर थे संदीप गुंड, हम्म, मुझे बाहर रिसीव करने आए। 2 कमरे का स्कूल था वो, प्राइमरी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। हम्म, और लेकर जैसी कमरे में घुसा मैं तो भौचक्का रह गया। हम्म, हर बच्चे के पास टैबलेट थी और एक स्मार्ट स्क्रीन था। हम्म, तो मैंने उससे कहा यार यहाँ तो बिजली नहीं है, तो बिजली कहाँ से लाते हो? हम्म, तो मुझे वो दोनों कमरों के पीछे ले गया और वहां उसने फोल्डेबल सोलर पैनल दिखाया मुझे। सर मैंने खुद बनाया ये, अच्छा, टीचर ने? खुद फैब्रिकेट किया था। बोले हाँ। इससे मैं बैटरी चार्ज करता हूँ हम्म, और बैटरी से फिर मैं वो चार्ज करता हूँ टैबलेट, क्योंकि जहाँ बच्चे रहते हैं वहाँ इतनी बिजली नहीं आती। जी। तो मैंने कहा लेकिन पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने टैबलेट और मास्टर ये स्मार्ट स्क्रीन खरीदने के? तो बोला सर जब मैं यहाँ नया नया आया था तो यहाँ 40-50 बच्चे थे हर उम्र के, आधे उसमें आते थे आधे नहीं आते, तो मेरी समझ भी नहीं आया मैं क्या करूं इनके साथ। तो मैं जहाँ रहता था वहां पर थोड़ी इंटरनेट आता था, तो मैं अपने सेकंड हैंड लैपटॉप पे उसे डाउनलोड करता था और यहाँ के मैं चलाता था, सब बच्चे चारों तरफ इकट्ठे हो जाते। 2 महीने बाद करीब 20-25 पेरेंट्स वो इससे मिलने आए। उन्होंने पूछा कि गुरुजी पहले तो स्कूल जाते नहीं थे, अब भागते हैं स्कूल, आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा हो सकता है ये जो मैं वीडियो दिखाता हूँ एजुकेशनल वीडियो, इसे देखते हैं। तो फिर उसको ऐसा लगा ये पेरेंट्स थोड़े इंटरेस्टेड हैं, तो उन्होंने पेरेंट्स से कहा कि क्या आप लोग 500-500 रुपए दे देंगे, हम जरा 2 टैबलेट लाना चाहते हैं। तो ये गरीब लोग थे, लेकिन उन्होंने किस तरीके इंतजाम करके दिया 500-500 रुपए, और फिर वो 2 टैबलेट ले आया, उसने उसको अटैच किया लैपटॉप से। तो उसके इस पैशन का लोग में चर्चा हुई, तो एक CSR फंडिंग एजेंसी और एक NGO स्कूल पहुंच गया देखने के लिए। तो बड़े प्रभावित हुए संदीप गुण से कि इसने खुद ये सब कर दिया, तो उन्होंने फंड कर दिया ऐसे। फिर जब मैं पहुंचा तो मैं भी बड़ा प्रभावित हुआ, मैंने संदीप गुंड के साथ एक फोटो ली और ट्वीट कर दी। सडनली संदीप गुंड लोकल हीरो बन गया और स्कूल से लोग आने लगे देखने के लिए क्या कर रहा है। इस बीच में उस समय नए नए प्रेसिडेंट बने थे कोविंद साहब जी, तो मैं उनसे मिलने गया, कर्टसी कॉल करने। जब मैं बात कर रहा था, चाय पी रहा था, तो थोड़ा समय था, तो मैंने संदीप गुंड की कहानी उनको सुना दी, तो वो भी बड़े प्रभावित लगे। मैंने कहा साहब आप मिलिएगा उससे? बोले हाँ क्यों नहीं। मैंने संदीप गुंड को दिल्ली बुलाया, वो प्रेसिडेंट से मिला, वो फोटो खींची और ट्वीट हुई, संदीप गुड नेशनल हीरो बन गया। लेकिन ये स्टोरी का अंत नहीं है। जो पस्तेपाड़ा मॉडल है डिजिटल एजुकेशन का, वो अब महाराष्ट्र के 50,000 स्कूलों में रेप्लिकेट हो गया। इसमें जितने पैसे लगे करीब 300-350 करोड़ रुपए, वो पूरा क्राउड फंडिंग है, गवर्नमेंट ने नहीं दी पैसे, लोगों ने फंड किया। तो आप देखिए इससे बड़ा कमाल क्या हो सकता है। वही लगभग तभी नेक्सस गुड का आइडिया है कि अच्छी चीज की आप चर्चा करें, बात करें, तो लोग उसकी भी चर्चा करेंगे और धीरे धीरे अच्छाई बढ़ेगी। वाओ, कितना अमेजिंग, कितना 300 करोड़ के आसपास मुझे एग्जैक्टली अमाउंट नहीं पता, बट हाँ दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। 50,000 स्कूल में अगर कोई स्कीम इम्प्लीमेंट हो जाए तो कितनी अमेजिंग बात है ये। अच्छा, और आप हमेशा एक बात करते हैं कि गवर्नमेंट में काम करने का एक तरीका होता है, ठीक है? सो जैसे अभी हम लोग भी, आपको मैंने सुना था एक नजराना शुक्राना
जबराना। तो अगर इसके बिना काम करना हो, इसके साथ तो हो जाता है इंडिया में काम, राइट? तो अगर गवर्नमेंट में काम करना है और बिना नजराना और शुक्राना के कोई काम करना चाहता है तरीके से, तो क्या क्या चीजें ध्यान में रख करके की जा सकती है? क्या हर्डल्स होते हैं? हमें लगता है कि सुन नहीं रहा है गवर्नमेंट ऑफिसर। पहले तो मैं सरकार के अंदर की बता देता हूँ। सरकार में कई लोग ऐसे हैं जो कि करप्शन के अगेंस्ट हैं, और उनको मेरा सुझाव ये रहता है कि अगर आप ऑनेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ऑनेस्टी करना चाहते हैं, तो अपनी व्यवस्था को ट्रांसपेरेंट बनाइए, पारदर्शी बनाइए। क्योंकि जब ट्रांसपेरेंसी होगी तो करप्शन डिफिकल्ट हो जाएगा बहुत। ये ज्यादातर करप्शन ओपेसिटी की वजह से होता है, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है प्रक्रिया क्या है, आपको पता नहीं कौन कितने टाइम पे बैठेगा, आपको पता ही नहीं है, इसलिए आपकी इग्नोरेंस की वजह से करप्शन होता है। एक बार मैं ट्रांसपेरेंट कर दूं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और काफी आरंभिक तौर से, मेरा ख्याल अगली पुस्तक मैं इसी पे लिखूंगा कि कैसे ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से आप करप्शन को दूर कर सकते हैं। जब मैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में था तो वहां पर उस समय, ये 2013 की बात है, जब सब स्कैम्स आ रहे थे, तो मुझसे अपेक्षा की गई कि आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक करें, यानी कि जहां डिसीजन रुका हुआ है उसको आप कराएं। तो बड़ी लंबी कहानी है, वो पुस्तक में है, लेकिन संक्षिप्त में यह है कि जो भी किया और व्यवस्था ऐसी बनाई, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई, जिसके फलस्वरूप 15 महीने में 5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट क्लियर हुए। वही सीख मैं लेकर आया कोयला सचिव के रूप में, वहां भी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई। आज से 20 साल पहले संभव नहीं था, बट आज की तारीख में क्योंकि टेक्नोलॉजी है हमारे पास, अगर हम प्रक्रियाओं को ट्रांसपेरेंट कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल एक हरियाणा में एक प्रयास हो रहा है इस समय, वहां समग्र करके एक संस्था है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। उनका भी मंशा यही है कि अगर पूरी प्रक्रिया को आप ट्रांसपेरेंट कर दें, यानी कि पब्लिक को यह पता हो जाए कि कौन अधिकारी, कौन बाबू किस फाइल पर कितने घंटे कितने मिनट बैठा है, तो अपने आप प्रक्रिया तेज हो जाएगी। प्रॉब्लम ये आती, मुझे पता ही नहीं मेरा कागज कहां गया। आप कागज को ट्रैक कर लीजिए। तो मैंने अपने यहाँ, चाहे वो कोल में हो चाहे एजुकेशन में हो, ट्रांसपेरेंसी इसलिए लाए थे कि हमारे यहाँ किसी अधिकारी की, किसी कर्मचारी की हिम्मत नहीं थी किसी फाइल पर निर्धारित समय से ज्यादा बैठे। तो ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से आप ये कर सकते हैं। ये तो रही इनसाइड बात। फॉर एन आउटसाइडर, आप आउटसाइडर हैं, गवर्नमेंट की व्यवस्था है, आपको अगर सरकार से काम करना है तो आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। आप ये मान के मत चलिए कि वहां सब बेईमान बैठे हैं। आप रिसर्च कीजिए कि इसमें यहाँ ईमानदार कौन है, जी, तो आप उससे संपर्क करें। अब ये कैसे पता चले? ये आप कहीं भी जाके बात करेंगे तो आप मालूम पड़ जाएगा ये आदमी, ये बड़ा बढ़िया है सामाजिक व्यवस्था, जहां आपको पता रहता है कौन बेईमान है नहीं? बेईमानी तुरंत पता लगती है। जो बेईमान है, जो बेईमान है वही समझता है कि मैं छुपा हुआ बैठा हूं, लेकिन दुनिया को सबको पता है कि कितना बेईमान है ना, और ये भी पता है कौन ईमानदार है। थोड़ा सा कठिनाई क्या होती है कि कई ईमानदार अधिकारी एफिशिएंट नहीं होते, वो बाकी सबको बेईमान समझते हैं, वहां गड़बड़ हो जाता है। ईमानदारी के साथ एफिशिएंसी भी जरूरी है। तो ऐसे अधिकारियों को अगर आपने पा लिया तब आपका काम हो जाएगा। आपको उनसे मिलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अब 100% तो नहीं कह सकते क्योंकि ये व्यवस्था के अंग है, लेकिन उसमें चांसेस ज्यादा हैं कि आपका काम हो जाए बिना पैसे दिए। होता क्या है कि हम बेईमानियों की तो सब बात करते हैं, खूब कंडेम करते हैं, जो अच्छा काम कर रहा है उसकी हम चर्चा ही नहीं करते, और बाहर खड़े हो कहते हैं सब बेईमान है, जो कि गलत है। मैं तो अंदर से बता रहा हूं, बहुत ईमानदार। हम मुक्त कंठ से बुराई तो करते हैं, मुक्त कंठ से तारीफ क्यों नहीं करते? हम उस अधिकारी, उस व्यक्ति को सपोर्ट क्यों नहीं करते जो ईमानदारी से और एफिशिएंसी से काम कर रहा है? हम सामान्य रूप से नहीं करते, हम तारीफ नहीं करते, हम चर्चा नहीं करते, हम सिर्फ उनकी चर्चा करते हैं क्योंकि हमें मसाला पसंद है, हम उन्हीं की चर्चा करते रहते हैं। जो गड़बड़ हो रहा है, जहां अच्छा हो रहा है उसकी खूब चर्चा करें, समझें कि इस व्यवस्था में बिना बेईमानी के कार्य कैसे हो रहा है, और लोगों को सुनाएं वो कहानियां, जिससे वो अपनाने का प्रयास करें, और हम सपोर्ट कर दें ऑनेस्ट लोग। हम सामान्य रूप से सपोर्ट नहीं करते। अब हरीश गुप्ता साहब का केस ले लीजिए, वो जबरदस्ती फंस गए कोल वाले चक्कर में, उन्हें सपोर्ट मिला, लेकिन शायद जिस मुक्त कंठ से सपोर्ट पब्लिक का होना चाहिए वो नहीं मिला। हमें सपोर्ट करना चाहिए ईमानदार अधिकारी का, एफिशिएंट अधिकारी का हमें सपोर्ट करना चाहिए। हर को सपोर्ट की जरूरत है, अदरवाइज तो ईमानदार व्यक्ति अगर अपनी लड़ाई अकेला ही लड़ेगा तो फिर कोई ईमानदारी क्यों करेगा? बिल्कुल, है ना? तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। Absolutely, that must be encouraged. अच्छा, आपको जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था तो मुझे आपका वो याद है डायलॉग कि आपने बोला कि जब आप पहली बार कोल में गए तो आपने पूछा कि सेक्टर कैसा है, उन्होंने बोला कि गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है। ठीक है, फिर आप आते हैं एजुकेशन में। अब एजुकेशन तो बहुत अच्छी चीज है, एजुकेशन मतलब इट्स ऑल पॉजिटिव। मैंने लिखा है इसके बारे में, मैंने लिखा है कि व्हेन आई गॉट माय पोस्टिंग एज एजुकेशन सेक्रेटरी आई थॉट
I was getting out of dark dungeons of coal mines to bright lights of school education. Yes. And to my utmost horror, I found that the mafias of school education were much worse than the mafias of coal. Because in coal, mining was underground, mafias were overground. In education, all the mafias are underground. Eating into the essentials of Indian society. Yes. So अब इसका मुझे कुछ जानना है कि माफिया जब आप बोलते हैं स्कूल माफिया तो एजुकेशन माफिया वो क्या है? देखिए, माफिया का सामान्य परिभाषा ये है कि ये ऐसा समूह होता है जो माइनॉरिटी में होता है, लेकिन वो जो शॉर्टफॉल्स होती हैं, शॉर्टेजेस होती हैं, उन पे थ्राइव करता है। जैसे प्रोहिबिशन जब हुआ था तो शराब नहीं मिलती थी तो माफिया आ गया सामने। जहां कमी होगी, मैन मेड या अदरवाइज, वहां माफिया की प्रवृत्ति होगी। यही कोल में था, कोल की शॉर्टेज थी, माफिया आ गया। एजुकेशन में माफिया कैसा था? बड़ा इंटरेस्टिंग माफिया है जी। सबसे बड़ा माफिया एजुकेशन का था बीएड और डीएलएड कॉलेजेस का। यानी कि इस देश में 16,000 बीएड और डीएलएड कॉलेज थे। जो तत्कालीन चेयरमैन एनसीटी थे, उन्होंने आके मुझे बताया कि सर इसमें काफी तो है ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते, डिग्री दे देते। तो मैंने कहा हाँ बताओ कुछ करो इसका। तो बोला कि सर मैंने सबको नोटिस में कर रहा हूँ, उनसे मांग रहा मैं सूचना एफिडेविट पर कि आप कहाँ हैं, कि कौन कौन काम कर रहा है, एफिडेविट पे लीजिए, दीजिए, नहीं तो अगर गलत सूचना देंगे तो एफिडेविट में क्रिमिनल केस हो जाएगा। तो जब उसने जारी किया तो ये सब बड़े ऑर्गेनाइज बदमाश हैं। तो पहले उन्होंने राजनीतिक तौर से कोशिश की, लेकिन उसको हमने संभाल लिया। मैं खुद जाके कई मुख्यमंत्रियों से मिला, सब सहमत हुए जो मैं कर रहा था। देखिए, नेता आप बदनाम करते हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हो, वो भी सहमत हुए, वसुंधरा राजे सिंधिया भी सहमत हुई, ममता बनर्जी भी सहमत हुई, हर पार्टी के लोग सहमत हुए उसमें, यहाँ ये गड़बड़ है, आप ठीक कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो राजनीतिक दौर से उन्हें सपोर्ट नहीं मिला। फिर वो कोर्ट चले गए, 17 में से 3 कोर्ट्स ने स्टे कर दिया। आप देखिए, सूचना मांगने पर तो चेयरमैन एनसीटी ने कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की कि साहब हमने सूचना मांगी है, अभी वो जज साहब इतने नाराज हो गए, उसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर दिया और मुझे नोटिस जारी किया कि इनको बताइए कैसे हटाया जाए। ये आया मुझे नोटिस। उस स्तर पर मैं शायद उनको सपोर्ट पॉलिटिकल नहीं दिलवा पाया अपनी यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। संतोष मैथ्यू ने, जो कि एक सबसे अच्छे, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर जो मेरे साथ काम किए, he had to resign from the IAS. He resigned. अब देखिए, होता है, जैसे मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है, हर चीज आपके मन माफिक नहीं होती। एक मेरा फेलियर था, बहुत बड़ा फेलियर था, लेकिन उसके बाद जो घटना हुई चेयरमैन सीबीएसई की, मैं उनको बचा पाया। इनको तो मैं नहीं रोक पाया, ये तो चले गए रिजाइन करके, लेकिन वो बच गए। सैड, मतलब ये भी बड़ा डिलेमा। देखिए, ऐसा है कि जीवन में हर सफलता तो आपको नहीं मिलती, आपको मान के चलना पड़ेगा, कई जगह आप असफल होंगे। राइट। और अगेन अगर हम आते हैं प्राइवेट स्कूल्स पे, अगर स्कूल में डू यू सी दीज माफिया? जैसे प्राइवेट स्कूल के भी हैं कई, सब नहीं है, थोड़े बहुत हैं। जैसे जो फी बढ़ाने वाले माफिया जी, प्राइवेट स्कूल में, देखिए ऐसा ना कि प्रॉफिट बनाना परमिट नहीं करती सीबीएसई, ठीक है ना, एज पर द लॉ, एज पर द लॉ तो नहीं है, लेकिन सीबीएसई की जो गाइडलाइंस है, बाकी कोई लॉ मना नहीं करता कि आप एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ना, ऐसा कोई लॉ नहीं है। ओके, ये सिर्फ सीबीएसई की व्यवस्था है कि उनके साथ अगर आप अनुबंध कर रहे हैं तब आप प्रॉफिट नहीं। अदर स्कूल्स में कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप दे कैन मेक प्रॉफिट। हाँ, कहीं नहीं लिखा है, कहीं मना नहीं है, प्रॉफिट मना नहीं है, आप बना सकते हैं। तो लेकिन बना सब रहे हैं प्रॉफिट। तो मेरा ये मानना था कि, जो मेरा थोड़ा मत भिन्नता थी इसमें, कि आप प्राइवेट स्कूल को परमिट कीजिए और उसको टैक्स कीजिए, बिल्कुल, लेकिन व्यवस्था ये बनाइए कि वो स्कूल की एडमिशन के बाद फी जो बढ़ाए वो रैंडमली नहीं बढ़ाए, क्योंकि बच्चा आपका कैप्टिव ऑडियंस हो गया ना, वो निकल के दूसरी स्कूल में तो जाएगा नहीं। करेक्ट। लेकिन एडमिशन से पहले आप उसको बता दीजिए हम 1 लाख लेंगे, 50,000 लेंगे, जो भी लेंगे, वो आँख खोल के ज्वाइन करेगा। उसमें मनाही नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बार एडमिशन हो गया तो जो इंक्रीज होगा फी का, क्योंकि बच्चा फंसा हुआ है स्कूल में, उसका एक रिलेशनशिप होनी चाहिए विद इन्फ्लेशन और समथिंग, वो व्यवस्था यूपी ने कर ली। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ बड़े अच्छे काम किए, इसमें वो लॉ लाए हैं इसमें कि कैसे एस्केलेशन होगा फी का, और वो लॉ अब अपनाया जा रहा है हरियाणा और अन्य प्रदेशों द्वारा। तो मेरा ये मानना है कि समस्याएं तो स्वाभाविक है, कोई भी व्यवस्था होगी उसमें समस्या होंगी। हमारी मानसिकता ही होनी चाहिए कि हम उस समस्या को समझें, उसकी तह तक जाएं और समाधान का प्रयास करें। ये सोच बहुत महत्वपूर्ण है। ब्यूटीफुल। इसमें माफिया अगेन दिमाग में घूम रहा है, तो मुझे याद आया कि अभी आपने बीएड और डीएलएड कॉलेज वगैरह बताया, इसके अलावा जैसे मुझे काफ़ी कॉल्स, मतलब शायद सबको ही आते होंगे, कॉल सेंटर से कॉल्स आते हैं, वो यूनिवर्सिटीज से डिग्रीज बेचते हैं। बताइए।
तो उसमें क्या है कि वो सिंपली आपको पूछेंगे कि आपको कोर्स अगर करना है तो वी कैन मतलब ऑफर यू कोर्स। तो लेट्स से मुझे एमबीए करना है या फिर मैंने सिर्फ 12वीं पढ़ी हुई है, मुझे ग्रेजुएशन करनी है, तो वो अभी करा देंगे ग्रेजुएशन। वो पूछेंगे 12वीं कब की थी, लेट्स से मैंने 5 साल पहले 12वीं अपनी क्लियर की है, तो आज आपको डिग्री तो दिला आज दें। आपको 3 साल का गैप में दिखा करके वो डिग्री दिला देंगे, उसके पैसे। अब उसमें 2 चीजें हैं, अगर मुझे लगता है कि मुझे ऑलरेडी आता है, मैं एग्जाम दे सकता हूँ, तो पैसे कम लगेंगे, तो एग्जाम में बिठाएंगे। अच्छा, हाँ, तो पैसे कम लगेंगे। अदरवाइज अगर एग्जाम में नहीं बैठना है तो फिर और ज्यादा पैसे लगेंगे। हमने तो स्कूल में माफिया देखे थे, अब ये ग्रेजुएशन में भी माफिया है, तो हर हाँ, जगह माफिया है। मतलब इतना तो इसके अगेंस्ट थोड़ा मंशा होनी चाहिए करने की। और मुझे 2-3 चीजें और आपसे बस डिस्कस में करना चाहूंगा। एक तो अगर मुझे एक आध स्टोरी आप नेक्सस ऑफ गुड की और बताएं, बिकॉज मुझे लगता है कि वो दैट इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, राइट? नो, नाउ आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन नेक्सस गुड, और अच्छी बात यह है कि ये मूवमेंट ग्रो कर रहा है। जी। हमारे 15 सिटी चैप्टर्स हैं, कई बड़े एक्टिव हैं, हमारा एनुअल फंक्शन होता है, तो और सैकड़ों की मात्रा में स्टोरीज हैं हमारे पोर्टल पर, नेक्सस गुड पोर्टल पर। यू इनवाइट देम, यू सेलिब्रेट आल्सो ना? रिसेंटली यू कंडक्टेड एन इवेंट। कल वाराणसी जा रहा था, जो मैं नहीं जा पा रहा हूँ अब, वहां पे नया चैप्टर हमारा खुल रहा है, सिटी चैप्टर खुल रहा है, और आप हमारे पोर्टल पर जाइए nexusgood.com, वहां पर आप पाएंगे सैकड़ों की मात्रा में अच्छी पॉजिटिव स्टोरी। हर हफ्ते मैं एक स्टोरी खुद लिखता हूँ, डिटेल आता है, एक समाचार पत्र में मैं कॉलम लिखता हूँ, तो स्टोरीज की कोई कमी नहीं है, और प्रेरित करने के लिए इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। आप जब एक्चुअली देखते हैं क्या हो रहा है ग्राउंड पे, कई बार तो होता है सिर्फ ज्ञान बट रहा है कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, यहाँ वो नहीं है। नेक्सस गुड का प्रमुख उद्देश्य है कि हम स्थापित कर सकें, प्रदर्शित कर सकें कि अच्छा काम हो रहा है, इसलिए अच्छा काम हो सकता है। नाइस। मुझे तो लगता है कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाना चाहिए, एक नेक्सस ऑफ गुड ऑलरेडी है इस तरह का, बिल्कुल जैसे इंस्टाग्राम टाइप की, सिर्फ शेयर करते जाओ अच्छी चीजें। वाओ, नाइस। सो नेक्सस ऑफ गुड का ही है, एप्लीकेशन बनाया है, नेक्सस गुड का एप्लीकेशन बना दिया है आपने। परफेक्ट। इट इज अवेलेबल ऑन बोथ ऑन लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अच्छा, वो पेज बनाया है। हाँ, पेज बना दिया है। ओके, सो दैट पेज इज अवेलेबल, सो वहां पर आप स्टोरीज शेयर करते हैं। अगेन आफ्टर रिटायरमेंट की हम बात कर रहे हैं, मुझे एक चीज बस पर्सनल क्वेश्चन है कि जैसे इतना रिबेलियस आईएएस ऑफिसर होने के बाद क्या मैं रिबेलियस? अच्छा, आप इस समझ क्योंकि मैं तो अपने लोगों को ना बोल पाना, कर पाना, अपने उसूलों पे अड़े रहना। मैं इसलिए आपसे इस बात पे चर्चा कर रहा हूँ, मैं ये बात कहता भी हूँ कि आपको रिबेलियस होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहीं भी वर्तमान नियम के अगेंस्ट कुछ नहीं किया। मैंने रिबेल मतलब कि ऐसे मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर आपको रिवोल्यूशनरी बनना है तो झाड़ू उठा के आप पॉलिटिशियन बन जाइए। आपको फास्ट रिवोल्यूशनरी होना है, गति से कार्य करना है, आपको व्यवस्था परिवर्तन नहीं करनी है। क्योंकि एक बार आप सिविल सेवक बन रहे हैं तो आपने मान लिया कि इसी व्यवस्था में मुझे काम करना है, इसी में सुधार करना है। आपको व्यवस्था अगर परिवर्तित करनी है तो कहीं और जाइए, फिर सिविल से बनेंगे। हाँ, सो मैं रिफ्रेश करता हूँ क्वेश्चन को कि ठीक है, रिबेल नहीं है, बट फिर भी जब आप अपने उसूलों के साथ चलते हैं, सच के साथ चलते हैं, तो रोज लोग तो नाराज होते हैं ना। ऐसा पावरफुल लोग नाराज तो होंगे। ऐसा नहीं हुआ, ये भी गलतफहमी है। अच्छा, ये भी लोगों बहुत गलतफहमी है कि लोग बहुत नाराज हो जाएंगे। मैं रिटायरमेंट के बाद खुश इसी वजह से हूँ कि बहुत लोग नाराज नहीं है। हाँ, मैं यही मेरा क्वेश्चन था कि वो ऐसा नहीं लगता कि आफ्टर रिटायरमेंट के हम देखेंगे। इनफैक्ट और अच्छा है। हाँ, देखिए सब, मुझे लगता ही नहीं कि मैं रिटायर हो गया। जिन लोगों के साथ मैं रहा हूँ वो आज भी मुझे उतना ही मानते हैं जितना मुझे सर्विस से पहले मानते थे। शायद कुछ लोग तो ज्यादा मानते हैं। मैं किसी को फोन करता हूँ, ऐसा नहीं हुआ कि जिसने मेरे साथ काम किया उसने रिंग बैक ना किया हो। ऐसा एक भी वाकया याद नहीं है किसी व्यक्ति ने मेरे साथ काम किया हो और मैंने उसे रिंग किया हो, उसने रिंग बैक ना किया हो। तो किस बात का ये, तो मैं तो समझता हूँ वही एक तरीका है रहने का। मेरा ये मानना है, स्पष्ट मानना है इस अनुभव के बाद, कि ये कहना गलत है कि अगर आप ऑनेस्टली और एथिकली रह रहे हैं तो आप बहुत लोगों के दुश्मन हो जाएंगे। मुझे ध्यान ही नहीं पड़ता मेरे ज्यादा दुश्मन है। आई कांट पुट वन फिंगर ऑन। ट्रांसफर्स हुए वो मतलब वो दुश्मनी से तो नहीं हुए, वो असहमति थी। उसने कहा दूसरे से काम कराएंगे, उसने हटा दिया, ट्रांसफर कर दिया। वो व्यक्तिगत किसी से मेरे व्यक्तिगत किसी से झगड़ा नहीं हुआ मेरा। जो भी झगड़े हुए प्रोफेशनल हुए। बट ये मुझे तो अभी तक ऐसे लग रहा है कि कैसे ये मैनेज कर पाना। नहीं, मैनेज अच्छे संबंध है। आप यू आर ट्रू टू योरसेल्फ, यू आर ट्रू टू अदर्स। उसको पता है गलत काम। प्रॉब्लम तब आती है एक का गलत काम कर दूं, दूसरा का ना करूं। हाँ, अगर मैं किसी का गलत काम नहीं कर रहा हूं, नंबर 1, और नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई जायज बात लेकर आ रहा है तो आप उसका काम तुरंत कीजिए, फोन से उसको बताइए। तो यू विल विन मोर फ्रेंड्स, यू विल विन जेन्युइन फ्रेंड्स। क्योंकि समाज में कितने लोगों को समस्याएं आती हैं और जेन्युइन समस्या है, और एज सिविल सर्वेंट के रूप में आपका दायित्व है कि आप समस्या का समाधान करें। उसमें से कई लोग तो आपके भक्त हो जाएंगे।
मतलब कई ऐसे लोग हैं जो मुझसे संपर्क में आते हैं, मुझे बताते हैं सर आपने मेरा वो काम कर दिया था, मुझे याद ही नहीं कौन सा काम किया था मैंने। तो यू गेट रियल ट्रू फॉलोअर्स, जिनका आपने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आपने ठीक समझा काम कर दिया उसका। और आज जने कितने ऐसे लोग फोन करते हैं मुझे कि सर आप जब यहाँ थे तो आपने ये काम कर दिया। मुझे याद नहीं मैंने कोई काम किया, मैं तो अपना जो भी ड्यूटी थी कर रहा था, लेकिन आज उसका आनंद हो रहा है। एग्जैक्टली, आपने अपना काम किया, अपनी ड्यूटी की, राइट राइट, उसको लगा कि उसका काम हो गया। एग्जैक्टली। सो हम मैं बस लास्ट ऑलमोस्ट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई नो यू हैव टू गो। एक तो आप नई बुक लग रहे हैं, आपने मेंशन किया था, लिख रहे हैं आप। मैं प्रयास कर रहा हूँ ये थोड़ा कि करप्शन एंड गवर्नेंस, मेरा हमेशा ये मंशा रही है कि गवर्नेंस में करप्शन जो है वो दूर हो सकता है काफी मात्रा में, स्पेशली आज की तारीख में। और मेरे इसमें कुछ व्यक्तिगत अनुभव भी हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मेरा विचार है कि मैं 5वीं पुस्तक ओके, करप्शन कैसे दूर हो सकता है? दूर हो सकता है टेक्नोलॉजी को, और देन अपने टेक्नोलॉजी के उपयोग से। टेक्नोलॉजी के उपयोग से। जी, वेरी नाइस। और कब तक एक्सपेक्ट करें हम? मैं बड़ा मुश्किल है, 1.5 तो लगेगा इसे। तो अभी स्टार्ट किया है या अभी स्टार्ट किया? अभी स्टार्ट किया है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माइंड मिंगल पॉडकास्ट एंड गिविंग अस योर टाइम। मुझे एक कविता आप अगर सुना पाए अपनी लास्ट एंड करते हुए, एंड देन वी एंड दिस पॉडकास्ट, जो आपने लिखी हो। कविता लिखी है, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं हमेशा बीट रहता हूँ, कभी कभी मैं भी परेशान होता हूँ थोड़ा जी। तब अपने आप को प्रेरित करने के लिए कविता मैंने लिखी थी। समय रुका नहीं हम क्यों ठहर गए, समय रुका नहीं हम क्यों ठहर गए, अभी तो हम चले भी नहीं फिर क्यों थक गए। उठो पथिक मत भ्रमित हो, धूमिल अंधियारे में श्रेष्ठ वही जो घिरा नहीं हो क्षणिक निराशा में। जागो जगाओ मन मत बहलाओ, एक मसीहा तुम भी बन जाओ। वाओ, थैंक यू सर।